लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हम ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले हम मोमेंटम समझते हैं कि ये क्या होता है, यानी मोमेंटम क्या है ये देखना है हमने। मोमेंटम क्या है इसकी डेफिनेशन बुक में भी हमने पढ़ी है कि मोमेंटम इज़ अ मोशन ऑफ बॉडी विच प्रोसेसेस इट्स मोशन ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक मास पे और एक वेलोसिटी पे। यानी जितना ज़्यादा मास और वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितनी कम मास और वेलोसिटी होगी उतना कम मोमेंटम होगा। फॉर एग्जांपल के थ्रू आप देखें रियल लाइफ में कि अगर कोई गाड़ी है वो तेज़ रफ्तार यानी एक गाड़ी है, यानी बहुत बड़ा इसका मास यानी 500 kg अगर गाड़ी का हम कर लेते हैं तो वेलोसिटी वो उसकी जो सी है वो 500 मीटर पर सेकंड के साथ यानी 200 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, तो आगे एक दीवार आ जाती है अचानक। तो जाहिर सी बात है अब रियल लाइफ में देखें जब वो गाड़ी हो और बड़ी तेज़ स्पीड के साथ मूव करे तो किसी चीज़ के साथ टकरा जाए तो उसका अगला हिस्सा क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है, तबाह हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि उसमें मोमेंटम ज़्यादा है। अगर यही गाड़ी अगर उसका मास तो ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी उसकी अगर हम कर लें 20 मीटर पर सेकेंड तो क्या हो जाएगा, वो किसी अगर दरवाजे के साथ टकराए भी तो लेकिन उसका क्लैश थोड़ा सा होगा क्योंकि उसका मोमेंटम उस केस में कम हो गया। अगर आप छोटी चीज़ देखें, छोटी चीज़ अगर उसका मास छोटा है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन हम इसके कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम कम है। यानी मोमेंटम दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, अगर मास भी ज़्यादा हो और वेलोसिटी भी ज़्यादा हो। यानी अब गाड़ी वाली एग्जांपल आपने देख ली कि गाड़ी जितनी तेज़ रफ्तार के साथ टकराई तो वो क्लैश होगी। अब देखें आपके पास एक मोटा सा पत्थर है, अगर वो थोड़े से आप उसको थोड़े से फासले पे नीचे फेंकते हैं, यानी एक कांच की यानी एक फ्लोर है उसके ऊपर हमने शीशा लगाया हुआ है, हमारे पास एक लोहे छोटा सा यानी 5 किलो का पत्थर है। अगर हम यहाँ से इसको नीचे फेंकेंगे उस शीशे पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर से फेंकूँगा ना, क्यों, अब उसका मास तो ज़्यादा है लेकिन उसको अब वेलोसिटी भी ज़्यादा मिल गई है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी उसको कम मिली, इस वजह से मोमेंटम नहीं उसको मिल पाया। अब वहाँ पे इसको क्या हुआ, वेलोसिटी ज़्यादा मिल गई, इस वजह से वो शीशा टूट गया। क्या कह सकते हैं कि मोमेंटम ज़्यादा है। ये तो था मोमेंटम। अब दूसरा हम एक चीज़ समझनी है, वो क्या है, सिस्टम। सिस्टम क्या है, मिसाल के तौर पर ये एक सिस्टम है, यानी ये जो सा सर्कल है ये क्या है, इसके अंदर कोई जो भी चीज़ होगी ना हम अगर उसको स्टडी करेंगे तो वो सिस्टम होगा। मिसाल के तौर पर ये गाड़ी होगी, यानी गाड़ी के मुतालिक हम इस सिस्टम यानी इस दायरे के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। यानी बाउंड्री क्या है, ये वाली जो सा ये सर्कल है ना, ये क्या कहलाएगी, बाउंड्री। यानी बाउंड्री अब एक और टर्म है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, यानी ये एक सिस्टम है, ये इसकी बाउंड्री है, जो बाउंड्री के आउटसाइड वाला हिस्सा है ना वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। यानी ये सिस्टम हो गया, आउटसाइड दिस सिस्टम क्या हो गया, सराउंडिंग कहला गया। तो अब एक और टर्म आ गई आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, यानी ये मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो सी कोलिजन है हम कोई इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, यानी इनकी अपनी कोलिजन अंदर हो रही है, हम किसी फोर्स के ज़रिए से इसकी कोलिजन नहीं करवा रहे। देख तो हम क्या कह सकते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज एंड विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। यानी इन मालिक्यूल्स में ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही।
अब स्टेटमेंट इसकी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की पढ़ते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। आपने अभी आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा, वो सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तब इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि टोटल मोमेंटम किसी भी यानी टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कोई सी दो इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का जो सा भी आइसोलेटेड सिस्टम है उनका टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता है कि रिमेन्स कांस्टेंट ही आइसोलेटेड सिस्टम जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर सकते। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल यानी एक्सप्लेनेशन। ये मेरे पास मैं दो बॉल्स हैं, एक को M1 कह देता हूँ और एक M2 है। यानी M1 इसका मास क्या है, कम है, और M2 का मास क्या है, ज़्यादा है। लेकिन U1 यानी वेलोसिटी जो सी है ना M1 की वो बड़ी है M2 की वेलोसिटी से, यानी U1 U2 बड़ी है। अब देखें, कंसीडर आर टू बॉल्स ऑफ मास M1 एंड M2 मूविंग विद वेलोसिटी U1 एंड U2, यानी दोनों वेलोसिटी U1 और U2 के साथ मूव कर रही हैं। अब हम कह सकते हैं कि यानी ये इसका मोमेंटम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जब ये मास M1 है कुछ देर के बाद ये इसकी वेलोसिटी कम है, ये आहिस्ता से मूव करेगा और ये वेलोसिटी V1 के साथ मूव करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि थोड़ी देर बाद ये जब ज़्यादा देखें, दो बॉल्स हैं वो मूव कर रही हैं इस साइड, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है यानी इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, जिसको हमने U1 से शो किया, और इसकी स्पीड कम है। जब जाहिर सी बात है, जब पीछे से कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड से आए तो अगले वाली की अगर स्पीड कम हो तो पीछे वाली स्पीड उससे टकरा जाती है। कुछ देर बाद ये दोनों टकरा जाएंगी। अब कुछ देर बाद टकरा जाएंगी वो प्रोसेस, अब ये कुछ देर बाद टकराने के बाद इन दोनों की जो सी वेलोसिटी होगी ना वो क्या हो जाएगा, उनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। यानी इनकी वेलोसिटी U1 से V1 होगी और इसकी वेलोसिटी U2 से V2 हो जाएगी। अब हम देखते हैं मोमेंटम इसका। यानी सबसे पहले हम बिफोर कोलिजन हम देखते हैं, यानी कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है। अब देखें, कोलिजन से पहले ये दोनों मूव कर रहे थे यानी स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम कह दूं फोर कोलिजन, जाहिर सी बात है इनिशियल मोमेंटम है ना, फाइनल मोमेंटम तो हमें नहीं मिला। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, क्या हो जाएगा, यानी इनिशियल मोमेंटम PI1 यानी मास 1 के लिए हम अभी कर रहे हैं। P मोमेंटम है और I इनिशियल को कहते हैं, और 1 यानी 1 मास के लिए इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, M1 U1। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम हमें PI2 यानी पहले का इनिशियल मोमेंटम, अब दूसरे मास का हम इनिशियल मोमेंटम मालूम करेंगे, वो क्या है, M2U2। ये हो गया। अब इसका हम टोटल मोमेंटम अगर निकालें, क्या हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल आ गया, यानी M1U1 प्लस M2U2। अब आपने ये चीज़ समझी थी कि जब दो आपस में टकराएंगी, ये बिफोर कोलिजन का तो यही मोमेंटम है ना, इसका सम किया तो ये आ गया। अब मोमेंटम के बाद वाला प्रोसेस, यानी अब हम आफ्टर कोलिजन देखते हैं। अब ये जब मोमेंटम क्या हो गया, कोलाइड, यानी दो बॉल्स आपस में कोलाइड होगी ना। अब ये देखिए, दो बॉल्स जब कोलाइड हुई तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, U1 से V1 में चेंज होगी, U2 से V2 में चेंज होगी। तो अब इसका हम आफ्टर कोलिजन मालूम करेंगे। आफ्टर कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन यानी आफ्टर कोलिजन जाहिर सी बात है फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। अब मैं फाइनल मोमेंटम
अब फाइनल मोमेंटम जो सा है इक्वल टू पी एफ वन, यानी फाइनल मोमेंटम जो सा मैस इस वॉलीबॉल का क्या आ जाएगा, एम वन वी वन, और फाइनल मोमेंटम दूसरी बॉल का क्या आ जाएगा, पी टू पी एफ टू एम टू वी टू। अब हमें इसका टोटल मोमेंटम निकालना है। टोटल मोमेंटम बिफोर आफ्टर कोलिजन, सॉरी आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा, यानी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है और वो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। अब हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हमने पढ़ा कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। यानी क्या है, अब टोटल मोमेंटम में हमने एक इनिशियल मोमेंटम का टोटल निकाला था और एक फाइनल मोमेंटम निकाला था। तो हम क्या कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएंगे, टोटल जो से उनके वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी टोटल मोमेंटम तभी जब कांस्टेंट होंगे तो जाहिर सी बात है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या आया था, एम वन यू वन एम टू यू टू, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या आया था, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ये तो था दो बॉडीज बॉल का। देखें अब ये आइसोलेटेड सिस्टम ही हुआ ना, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाई, ये खुद ही मूव कर रही थी, खुद ही टकराई, खुद इनकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो ये था इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये इसका टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, टोटल उसका कांस्टेंट होता है। तो क्या कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होती है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ये तो थी इसकी बॉल्स वाली एग्जांपल। अब हम आगे इसकी गन और बुलेट वाली एग्जांपल समझते हैं। अब हम गन और बुलेट की एग्जांपल समझते हैं। अब देखें ये गन है, ये भी रेस्ट पे है, गन है रेस्ट पे, बुलेट इसके अंदर है। अब ये गन जब फायर करेगी तो इसकी बुलेट जो सी होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी और गन क्या होगी, रिकॉइल होगी, यानी इसको झटका लगेगा तो इसकी थोड़ी रिकॉइल झटके की वजह से थोड़ा पीछे की तरफ मूव करेगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी केस में बिफोर फायरिंग की हम मोमेंटम निकालेंगे। यानी बिफोर फायरिंग मोमेंटम क्या है, यानी गन का सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, यानी गन का इनिशियल मोमेंटम क्या है, यानी रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे जब कोई चीज़ हो तो उसका मोमेंटम भी क्या होता है, ज़ीरो। अब इनिशियल मोमेंटम हम बुलेट का निकालेंगे जो इसके अंदर है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट भी ज़ीरो होगा, क्यों, अगर गन रेस्ट पे है तो उस पर फायर ही नहीं हुई। बिफोर फायरिंग इन दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब मोमेंटम मैंने लिखा नहीं। अब हम आफ्टर फायरिंग की केस को डिस्कस करेंगे।
आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि जब फायर होगा तो गोल बुलेट इस साइड मूव करेगा तो इसकी गन पीछे की तरफ मूव करेगी। तो अब देखते, अब फाइनल मोमेंटम अगर हम निकालें कि फाइनल मोमेंटम गन का ऑफ गन, अब जाहिर सी बात गन बड़ी है और उसके गन बड़ी है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी की वजह से वो पीछे की तरफ मूव की। तो हम इसको बड़े एम और बड़े वी के साथ हम इसको डोनेट करेंगे। इसी तरह अगर हम बुलेट की फाइनल मोमेंटम निकालें, अब बुलेट छोटी है तो उसका मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा, एम वी। अब इसका हम टोटल करें, एम वी प्लस एम वी। अब देखें बिफोर फायरिंग भी हमारे पास मोमेंटम आ गया, इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग भी टोटल आ गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब कांस्टेंट हो ना तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? इक्वल हो जाता है। अब इनिशियल मोमेंटम और बिफोर फायरिंग हमारे पास क्या था? ज़ीरो। फाइनल मोमेंटम हमारे पास ये अभी ऊपर आया है, एम वी प्लस एम वी। अगर मैं एम वी उस साइड ले जाऊँ कि एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी। अब अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ उस चीज़ की, यानी गन किस वेलोसिटी के साथ पीछे मूव हुआ, तो ये इसका फार्मूला आ गया, एम वी ओवर एम। यानी देखें ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है कि जब हमने बुलेट फायर किया तो आगे की तरफ गोली मूव की और गन पीछे की तरफ मूव हुआ, इस वजह से नेगेटिव साइन आया। इसकी एक एग्जांपल बुक में है, वो आप इस फार्मूले के तहत आपको चीज़ें गिवन होंगी, आप कर लीजिएगा। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसकी दो एग्जांपल्स। शुक्रिया।